नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हमें कर्ण वंश को देखना है। कल हमने शुंग वंश का पूरा डिस्कशन किया है। कर्ण वंश का देखेंगे तो आपको याद हो, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर्ण वंश के उनका मंत्री वासुदेव कर्ण कर देता है और कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। ज़्यादा लंबा इसका समय नहीं रहा इस वंश का, 75 बीसी से लेकर 30 बीसी के मध्य समय रहा है और एक दो उत्तराधिकारी है। और हमें इसके बारे में देखना है कि अंतिम शासक कौन है और अंतिम शासक की हत्या करके कैसे सातवाहन वंश आया है। क्योंकि कर्ण वंश कहाँ शासन कर रहा है, विदिशा पे कर रहा है, तो एमपी से इसका संबंध है। तो संबंध संभवतः है कि पूछा जा सकता है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन है। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन। और सातवाहन वंश को हम डिटेल से देखेंगे। तो सातवाहन वंश के शिमुख, इनके जो अंतिम राजा होते हैं, शासक होते हैं, सुशर्मा, उनकी हत्या करते हैं, विदिशा में होते हैं। और सुशर्मा संस्थापक हो जाते हैं सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश को देखा जाए तो मूलतः महाराष्ट्र से है वो, और महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर से कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियों का उदय देखने को मिलता है। एक उत्तरी दक्कन की तरफ देखने को मिलता है, जो आपका ये वाला वंश है, क्या है, सातवाहन वंश है। और एक हमें उड़ीसा साइड चेदी की शाखा खारवेल का दिखता है, परंतु वो पहली शताब्दी में ही, अल्प समय में ही समाप्त हो जाती है। और सातवाहन जो वंश है वो लगभग 3 शताब्दी तक चलता है। सातवाहन वंश के बारे में कुछ बेसिक देखें तो यहाँ जो भाषा है वो प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। मध्य प्रदेश में कई सिक्के मिले हैं सातवाहन वंश के, हमें उज्जैन में मिले हैं, विदिशा में मिले हैं, है ना। तो कई सिक्के को हमें साक्ष्य एविडेंस भी मिले हैं। दूसरा देखा जाए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इनका ज़्यादा बीच बीच में अधिकार रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। तो हम कह भी सकते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु का भी कार्य किया है। बाकी सातवाहन वंश को तो आंध्राधिपति कहते हैं या दक्षिणाधिपति कहते हैं। वजह क्या है कि इनका जितना भी शासन देखने को मिलता है वो हमें दक्षिण की तरफ देखने को मिलता है। जब इस वंश का कमज़ोर होता है, पतन होता है, तो 5 शाखाओं में डिवाइड होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र हुआ, आपका नागपुर हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ। कल ही हमने आपको बताया था 5 जगह विभाजित होता है सातवाहन। तो उस पर ज़्यादा डिटेल करेंगे। तो पहला शासक आपका शिमुख हो जाता है। शिमुख के बारे में बेसिकली जानकारी देखी जाए तो शुरुआत में बड़ा धार्मिक होता है ये व्यक्ति। बाद में या शुरुआती दिनों में तो ये बौद्ध और जैन के काफ़ी मंदिर बनवाता है, चैत्यों का निर्माण कराता है, परंतु अंत समय में ये बड़ा दुराचारी हो जाता है। और दुराचारी ज़्यादा इतना हो जाता है कि जनता ही इसकी हत्या कर देती है। और इसके बाद इसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। कृष्ण के बाद आपका सतकर्णी प्रथम आता है। इसके समय हम देखते हैं कि निवाड़ क्षेत्र पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका, या नर्मदा घाटी के जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ इसका अधिपत्य हो जाता है। वहीं देखते हैं इसकी शादी, इसकी जो पत्नी होती नैनिका, उसका एक अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख। उससे पता चलता है कि सातवाहनों के बारे में कि इन्होंने बौद्धों को और ब्राह्मणों को भूमि दान की है। तो ये बात भी हमें पता चली है। और वहाँ सतकर्णी प्रथम के बारे में ये भी पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ भी करवाए हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगले शासक हॉल आते हैं, जो 17वां नंबर के शासक होते हैं। तो सारे शासकों तो नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट को। तो हॉल के बारे में तो देखा जाए तो इसका एक सेनापति होता है विजयानंद, श्रीलंका जीतता है, वहाँ की राजकुमारी लीलावती से हॉल का विवाह करा देता है। हाल अब क्योंकि लीलावती पढ़ी होती है, संस्कृत विद्वान होती है, तो हाल भी अपने लिए एक संस्कृत के विद्वान का अपने पास रखते हैं, उससे संस्कृत सीखते हैं। इसके बाद गौतमी सतकर्णी आ जाते हैं। इनके बारे में ही पता चलता है कि जो शक शासक नहपान को हराते हैं, है ना। इनकी माता का एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि सीसी के सिक्के वगैरह भी चले। पश्चिमी मालवा, वो पूर्वी मालवा और निवाड़ वाले क्षेत्र में इनका अधिपत्य हो जाता है। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं। इस तरीके से पूरा सातवाहन वंश को हम देखेंगे। अंतिम शासक हमें पुलमावी द्वितीय मिलते हैं और उसके बाद सातवाहनों का 5 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो हम जितना भी एमपी के संदर्भ में यहाँ होगा कर्ण वंश का और सातवाहन वंश का, उतना हम यहाँ बोर्ड से आपको नोट्स देंगे। बीच बीच में और चीज़ें भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए अभी देखते हैं हम कर्ण वंश। इसका समय देखा जाए, अभी हमने बताया कि इसका समय बहुत कम है, ज़्यादा लंबे समय तक ये वंश नहीं रहा। महज 75 बीसी से लेकर 30 बीसी के मध्य देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसके संस्थापक कह लें या पहले शासक हो गए आपके वासुदेव ही हो गए। वासुदेव
और इन्होंने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया है, 9 वर्षों तक शासन। ठीक है। इसके बाद अगले शासक आते हैं भूमिमित्र। इन्होंने 14 वर्ष तक शासन किया है। भूमिमित्र के बाद नारायण आते हैं। नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया है। और अंतिम शासक जो है अपने अंतिम शासक सुशर्मा है। सुशर्मा ने 10 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इनकी जो हत्या है वो किसने की है? सिमुक ने की है। और हत्या करने के बाद से ही क्या हो जाता है? सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो बस कर्ण वंश के बारे में है, बिल्कुल थोड़ा सा ही जानना था तो हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला हम जो डिस्कशन करेंगे वो सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। सातवाहनों के बारे में भी हमने बताया है कि इनसे पता चलता है कि इन लोगों ने बौद्धों को और ब्राह्मणों को भूमि दान की है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। और यहाँ मातृ प्रधान देखने को मिलता है। यहाँ हर एक शासक के नाम के पीछे आगे माता का नाम जरूर लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं, पर हम इसको इतना डिटेल यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब हम भारतीय इतिहास में देखते हैं। हमें तो केवल एमपी का संदर्भ ध्यान में रखना है कि एक लिंक, एक जो कड़ी की चल रही है, जैसे भारतीय इतिहास पढ़ते हैं अपन, उसी तरीके से एमपी के इतिहास को हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो चीज़ें लिंक से रहें, एक के बाद एक। क्या हुआ? जैसे शुंग वंश हुआ। शुंग वंश जैसे शुरुआत देखते हैं मौर्य वंश से। मौर्य वंश की अंतिम शासक की हत्या करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर्ण वंश करते हैं। कर्ण वंश की स्थापना हो जा रही है। कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या सिमुक करते हैं तो सातवाहन वंश की स्थापना हो जा रही है। इसके बाद विदेशी आक्रमण चालू हो जाएंगे हिंद वन के, उनको डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें क्लियर है। जैसे घनानंद को आपने देखते हो, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो कड़ी है। इसके बाद क्या भारत में घट रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखें आप सातवाहन वंश, बड़ा इंपॉर्टेंट है एमपी के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसका समय या टाइम देखा जाए तो 30 बीसी से लेकर हम इसको 250 एडी तक देखेंगे। अब यानी हम अब एडी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि तो आप समझ चुके हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करके इस वंश की स्थापना होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं कुछ इसके बारे में। जैसे एक चीज़ और सुन ले आप, कुछ चीज़ें हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे क्योंकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हमें क्या पता चलता है कि विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में 2 शक्तियों का उदय होता है। एक तो आपका सातवाहन का होता है, एक चेदी के आपके खारवेल का होता है, परंतु वो अल्प समय के लिए आता है। ये तीन शताब्दी तक चलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? तो इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। जितना एमपी के संदर्भ से होगा वो डेटा आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी सब भारतीय इतिहास में तो आप देखते ही हैं। वो तो इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि हिस्ट्री लिंक छूट के चल रही है। समझ गए ना? संस्थापक में कौन दिख गया आपको अभी? सिमुक। ठीक है, संस्थापक होगा सिमुक। यहाँ जो भाषा चलती है सातवाहनों की, जो भाषा कहें हम, कुछ बेसिक लिखा दे रहे हैं पहले आपको, जो आपको हमेशा भाषा हो गए। लिपि देख लें आप यहीं, भाषा अभी अभी बताई हमने प्राकृत है क्या, लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि हो गई ब्राह्मी और भाषा हो गई आपकी इसके बाद हमें मध्य प्रदेश में क्या इसके स्रोत मिले हैं? तो मिले हैं, उसको भी आप लिख लें यहीं। हम क्योंकि एमपी को ध्यान में रख के देख रहे हैं तो लिखेंगे स्रोत, या साक्ष्य कह लें, हमें एविडेंस ज़्यादा सही होगा। साक्ष्य लिख दे रहे हैं आप। साक्ष्य के रूप में हमें यहाँ सिक्के मिले हैं तो लिखेंगे मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर सिक्के मिले हैं।
स्थानों की बात की जाए तो हम उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन में मिले हमें, विदिशा में तो मिलने ही थे, ठीक है ना, त्रिपुरी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिक्के देखने को मिलते हैं। देवास भी एक जिला है जहाँ हमें इनके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सातवाहनों को एक विशेष बात बोली जाती है कि उत्तर भारत या ऐसा लिखें भारत के उत्तरी और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य करता है, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप एमपी तक इसका प्रभाव है, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, ठीक है। और इनका यदि मूल निवास देखें कि ये है कहाँ बेसिकली, तो आप एक और सब हेडिंग लिख लें आप, मूल निवास स्थान। तो अभी बताया महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान का इनका मूल निवास है, तो आप इसको लिख के रखें, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान। और इनको एक और उपाधि देते हैं कि ये दक्षिणाधिपति है, तो चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, इस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति भी कहते हैं, चाहो तो लिख लें। इस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहां देखा सब। क्योंकि दक्षिण में ही इनका लगभग साम्राज्य हुआ है, फिर तो अंत में 5 शाखाओं में विभाजित हुए पूरे दक्षिण भारत में। तो ये कुछ बेसिक आपने जाना इसको पढ़ने के पहले। अब हम शिवमुख के बारे में तो यहाँ नहीं लिखाएंगे, क्योंकि एमपी से उनका इतना ही संबंध है कि उन्होंने स्थापना कराई। इनके बारे में भी हमने बताया कि शुरुआत में बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, बाद इतना धार्मिक था कि इसने जैन और बौद्ध मंदिर बनवाए, चैत्यों का निर्माण कराया, पर अंत में ये क्या हो गया है, इसका व्यवहार खराब हो गया, दुराचारी हो गया है, तो जनता ने इसकी हत्या कर दी है। और अगला शासक जो आता है वो कृष्ण आता है, ठीक है, जो इसका भाई होता है। सारी चीज़ें बोर्ड पर उपलब्ध नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें जो हम यहाँ से बोल रहे हैं वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मूल हिस्ट्री या भारतीय इतिहास में तो देखते ही हैं सारी चीज़ों को। अब प्रमुख शासक एमपी के संदर्भ में जो हमें बताना है, अब वो लिखाएंगे आपको यहाँ। तो सब हेडिंग डाल लो आप लोग, प्रमुख शासक। इस तरीके से कराएंगे तो सारे शासक आ जाएंगे जो भी हमें मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सब हेडिंग रखते हैं पर यहाँ प्रमुख शासक। वैसे तो यहाँ भी क्या बताया कि 30 शासकों का चर्चा है, जबकि पुराणों में तो 19 शासकों का ही वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम 19 भी नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ प्रमुख पढ़ेंगे। प्रमुख शासक जो भी मध्य प्रदेश से उनका मतलब है। पहले शासक हम देखते हैं सिमुखी है। इनके बारे में क्या जानना है, एक लाइन जानना है इनके बारे में कि इन्होंने ही विदिशा के कर्ण, विदिशा के लिखेंगे, इन्होंने विदिशा के शासक अंतिम कर्ण वंश के सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की।
बाकी इनके बारे में बता ही चुके हैं कि शुरुआत में बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, जैन बौद्ध मंदिर बनाए, चैत्यों का निर्माण कराया, अंत में जनता ने ही इसकी हत्या कर दी थी। दूसरा शासक जो आता है वो होता है कृष्ण। कौन है कृष्ण? तो लिखेंगे ब्रैकेट में, भाई है इसका, ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल नहीं रखना है, ठीक है। बाकी नासिक अभिलेख में इसका क्या मिलता है? नाम मिलता है, चाहो तो एक पॉइंट लिखना हो, बाकी आपके एमपी के संदर्भ से इंपॉर्टेंट नहीं है। नासिक अभिलेख में वर्णन है या इसका नाम मिलता है, नाम मिलता है। अगले शासक आते हैं, ठीक है, उनका नाम है आपका सतकर्णी प्रथम। पुत्र है इसका, किसका पुत्र है? कृष्ण का पुत्र है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और क्योंकि जो सतकर्णी प्रथम है, इंपॉर्टेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि यही वास्तविक क्या है? संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है ये, या सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं हम। अब क्यों कहा शक्तिशाली हमने? आपको यही उदाहरण से बताते हैं। खारवेल, या ऐसा लिखें कलिंग शासक, खारवेल इस पर हमला किया था परंतु पराजय हुआ, पराजय हुआ। तो समझ ले, कलिंग शासक को भी इसने हरा दिया। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो लिखें अब आप, कि इसका मध्य प्रदेश में इसका कहाँ कहाँ हस्तक्षेप था। तो पश्चिमी मालवा, ऐसा यहाँ से लिखते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा प्लस निमाड़ या ब्रैकेट में नर्मदा क्षेत्र तक इसका अधिकार था, इसलिए हम इसको एमपी में पढ़ रहे हैं, समझ गए। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक है तो एक चीज और लिखेंगे, इसकी पत्नी नैनिका का नाना घाट अभिलेख से पता चलता है, नाना घाट अभिलेख, ऊना का था ये अभिलेख शायद, नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। बड़ा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है नाना घाट अभिलेख से, क्या है देखें आप। एक तो हमें पता चलता है कि जो सातवाहन लोग थे वो बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। इसके साथ जो ये सतकर्णी है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 तथ्य यहाँ, तो लिख लेंगे। पहला, सातवाहन वंश, सातवाहन ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देते थे, बौद्धों को भूमि दान देते थे, एक पॉइंट। दूसरा और लिखें इंपॉर्टेंट, जो हमें नाना घाट अभिलेख से पता चलता है, दूसरा ये है कि इसने, यानी सतकर्णी प्रथम जो अभी बता रहा है वास्तविक संस्थापक है और सबसे शक्तिशाली है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ प्लस 1 राजसूय यज्ञ कराया था। तो इस तरीके से आपने अभी 3 शासक देखे। अब हम चौथा शासक का जिसका डिस्कशन करेंगे उसका नाम होता है हॉल, परंतु वो 17वां नंबर का शासक है, ठीक है ना। तो हम बाकी सारी चीज़ों को यहाँ नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ एमपी में इसका अधिकार है। चलिए अगला शासक आते हैं आपके हाल। हाल का केवल यहाँ नाम लिखेंगे,
हम चौथा प्रमुख शासक देखते हैं हाल, जबकि ये कौन से नंबर के शासक हैं? 17वां शासक है जी। इसके बारे में ही बताया कि इसका एक सेनापति होता है विजयानंद, जो श्रीलंका विजय कर लेता है और विजय करने के बाद श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हाल का विवाह करा देता है। परंतु जो लीलावती होती है वो संस्कृत की विद्वान होती है, तो हाल संस्कृत सीखने के लिए क्या करते हैं, एक सर्ववर्मन नामक विद्वान को अपने पास रखते हैं ट्रेनिंग के लिए। समझ गए ना? तो ये कहानी है, पर जब हम मेन हिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ हाल में एमपी के संदर्भ में इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगला शासक हमें देखने को मिलेगा यहाँ गौतमी सतकर्णी। जो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गौतमी सतकर्णी को हम यहाँ देखेंगे। इनकी इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इनका देखना है। तो इनकी माता का नाम था बलश्री, ठीक है। माता बलश्री का पूना और नासिक शिलालेख से कुछ चीजें हैं मिलती है, तो लिखेंगे इनकी माता गौतमी बलश्री के पूना और नासिक शिलालेख से ज्ञात होता है। अब क्या ज्ञात होता है वो एमपी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो इन्होंने निमाड़ क्षेत्र ठीक है, दूसरा हम कहें तो पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा तक शासन था इनका। ये बात हमें पता चलती है किससे? बलश्री के पूना और नासिक शिलालेख से। कौन है? गौतमी सतकर्णी की माता है, ठीक है। पूर्वी मालवा को जो लोग आकार कहते हैं, जो सब लिखा हुआ है, और पश्चिमी को वहां अवंती लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप तो ये जाने कि इनका अधिकार मध्य प्रदेश के पश्चिम रीजन में था, ठीक है। और एक और इनके बारे में फैक्ट है कि क्या देखने को मिलता है इनसे, सीसी के सिक्के चलवाए, ये इंपॉर्टेंट है इनका। सीसी के सिक्के चलवाए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी भी याद आया है, वो लिख ले आप। शक शासक नहपान को इन्होंने हराया है, क्योंकि अभी देखेंगे हिंदवन हुआ, शक है, ये सब हमले होंगे आपके यहाँ, तो उसमें से जो नहपान है उनको इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। चलिए लिखे, इंपॉर्टेंट है। शक शासक नहपान को पराजित किया था, ठीक है। अब जो अगला शासक आएगा वशिष्ठी पुलगामी, जो गौतमी सतकर्णी का पुत्र होगा। तो अगली हेड डाले वशिष्ठी पुत्र पुलगामी।